गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम इसका दो पार्ट दो वीडियो के माध्यम से बना चुके हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं, क्योंकि जब आप सिस्टम से एक एक पार्ट को देखते हैं तब अगला वाला पार्ट ज़्यादा समझ में आता है। और दोनों का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट में बच्चों, जो हम इसके पहले पढ़े थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, उसमें हम लोगों ने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा किया था, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी हमने आपको बताया था, और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था भारत में, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसी के आगे हम लोग देखते हैं बच्चों की क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, कि असहयोग आंदोलन क्या था, कैसे चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया और क्यों चलाया गया। और इसके बाद हम लोग इसके बहुत सारे बिंदुओं को देखेंगे, और असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, और बाद में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया। इन सब के बारे में बच्चों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आप पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि सारी बातों को समझ आप पाएं, और जब पूरी बात देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी और एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। जैसा कि बच्चों, असहयोग आंदोलन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि खिलाफत आंदोलन के बारे में जो बताए थे, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो वहां क्या हुआ था, उस विश्व युद्ध में तुर्की जो देश था वो हार गया था। और तुर्की देश हार जाने के उपरांत क्या हुआ कि अंग्रेजों का तुर्की देश के साथ क्या हुआ, संधि हुआ, समझौता हुआ। चूंकि उस समय का नियम था कि अगर कोई देश हार जाता था तो उसे एक संधि या समझौता करना पड़ता था। तो वही स्थिति उस समय भी हुई कि जब 1914 में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया, तो तुर्की को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा। और किस देश के साथ करना पड़ा, आपके ब्रिटेन से करना पड़ा। तो उसमें समझौता ये करना पड़ा कि जो तुर्की देश था और वहां का जो खलीफा था, वो खलीफा जो था उसके साथ एक समझौता ये करना पड़ा कि तुर्की देश का दो क्षेत्र था जो पवित्र क्षेत्र माना जाता है, इराक, जैसे आपका वहां का इराक था और सीरिया था, इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा किसका हो गया था, ब्रिटेन का और फ्रांस का। इसके बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इन दोनों पवित्र क्षेत्रों पर, जो कि तुर्की का था पहले, और फिर जब संधि या समझौता हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो ये दोनों क्षेत्र जो है ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में चला गया। तो जब ये पवित्र क्षेत्र इन दोनों देशों के कब्जे में हो गया, तो ये तुर्की क्षेत्र के जो तुर्की देश था, वहां के मुसलमानों में बहुत असंतोष था, और ये अपमानजनक संधि थी। चूंकि वो खलीफा जो था एक सम्मानित पद माना जाता है मुसलमानों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खलीफा अर्थात जो अल्लाह होते हैं, अल्लाह के बाद पैगंबर, पैगंबर का कोई जो दूत होता है वो खलीफा के रूप में होता था। तो खलीफा का इस प्रकार से क्या हुआ था, अपमान हुआ था, और इसका बदला लेने के लिए पूरा तुर्की मुसलमान एक ग्रुप बना के आंदोलन जगह जगह करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो था इतना व्यापक होता चला गया कि जो पूरे देश में जहां जहां मुसलमान भाई रहते थे, वो सब एकजुट होकर आंदोलन प्रारंभ किए। तो जो तुर्की का जो वहां पर जो तुर्की से जो शुरू हुआ था ये आंदोलन, वो दो भाइयों के बीच हुआ था, जिन्हें अली बंधु कहा जाता था। पहले भाई का नाम था शौकत अली और दूसरे भाई का नाम था मोहम्मद अली। दोनों भाई मिलकर ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। और ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसलिए किए थे क्योंकि खलीफा जो था उसके साथ एक अपमानजनक संधि हुई थी, और इनका जो पवित्र स्थान था सीरिया और इराक, ये किसके कब्जे में चला गया था, फ्रांस और ब्रिटेन के। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और ये बहुत ही कम समय में इसका इतना बड़ा रूप हो गया कि यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में आ गया। और स्थिति ये होने लगी कि यहाँ पर जो आंदोलन जो हुआ करते थे, तो भाई अंग्रेजों की हमेशा से नीति रहा करती थी कि कोई भी आंदोलन होता था तो वो उसको गोलीबारी से, डंडे के माध्यम से उसको दबाने का पूरा कोशिश करते थे। लेकिन ये जो मांग थी इनकी
ये खिलाफत आंदोलन में भाई इनका जो मांग था कि भाई जो ये सीरिया है या इराक है, इन देशों पर जो इन दोनों देशों का कब्जा हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन का, ये खलीफा को वापस कर दिया जाए। लेकिन कहाँ अंग्रेज सुनने वाले कहाँ थे, वो तो अपने मन की हमेशा किए थे और यहाँ पर भी उनका अपने मन का चल रहा था। इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी भी इसका समर्थन किए और गांधी जी ने भी कहा कि भाई देखिए ये इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और इनका जो आंदोलन हो रहा है ये खिलाफत आंदोलन, ये भी बिल्कुल जायज है। तो गांधी जी की सपोर्ट के बाद फिर क्या हुआ कि बाद में जो कांग्रेस थी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने भी खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। और जब कांग्रेस का समर्थन मिला तो बाद में मुस्लिम लीग भी इस आंदोलन का समर्थन किया। तो तीन लोगों का समर्थन मिला इस खिलाफत आंदोलन का और तीनों लोगों ने, तीनों ग्रुपों ने, मतलब गांधी जी, आपका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन तीनों का सपोर्ट किसको मिला, खिलाफत आंदोलन को मिला, अली बंधुओं को मिला। यानी जहां जहां खिलाफत आंदोलन हो रहा था वो उसको सबको समर्थन मिला। तो स्थिति क्या हुई कि ये जो एक कमेटी बनाई गई दिल्ली में, एक सभा का आयोजन किया गया। इस खिलाफत पार्टी ने एक खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा के लिए एक सभा बुलाई गई और उस सभा में जो है गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। और गांधी जी को जब अध्यक्ष बनाया गया बच्चों, तो फिर गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए और उसी में इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई देखिए, आप अगर हमारी मांगों को अगर नहीं मानते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, अगर आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे और आप फिर बाद में मत कहिएगा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो हम लोग आज असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात और आपको बता दें बच्चों कि जब दिल्ली में जब ये सभा का आयोजन हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में, तो उसमें कांग्रेस भी थी और क्या था, मुस्लिम लीग भी थे। गांधी जी की अध्यक्षता में हो ही रहा था, खिलाफत आंदोलन जो कर रहे थे, जितने उग्रवादी जो भी संगठन वाले थे वो सब थे। तो वहां पर क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी वो पूरा खुलकर समर्थन कर रही थी, मुस्लिम लीग भी पूरा खुलकर समर्थन कर रहा था। इसलिए ताकत जो थी खिलाफत उग्रवादियों की एकदम बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने सोचा कि पहले एक छोटा सा प्रयास अंग्रेजों से कर लिया जाए। उन्होंने क्या किया कि दो लोगों को भेजा, एक हिंदू और एक मुसलमान, दोनों को अंग्रेजों के पास भेजा कि अगर मान लीजिए बात करने से अगर बन जाए तो हम कोई नया आंदोलन ना शुरू करें। तो स्थिति क्या हुई कि दो लोग गए, एक हिंदू भाई था, एक मुसलमान भाई था। दोनों लोग अंग्रेज के पास गए और उन्होंने कहा भाई देखिए, आप ये मत समझिए कि ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन केवल मुसलमान ही लड़ रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारी लोगों की मांगे जो हैं उसको मान लीजिए और जो मांगे थी उसकी, सीरिया और इराक को, खलीफा को वापस करना। लेकिन आप जानिए कि अंग्रेजों के बिल्कुल सर में जूं नहीं रहेगा। और फिर आके वो गांधी जी से बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें हुई, उन्होंने मांग को ठुकरा दिया है। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं है, अगर वो मांग मेरी नहीं मान रहे तो हम अपने आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने फिर एकजुटता सबको बनाकर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम एक नया आंदोलन शुरू करने चल रहे हैं। और ये आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है असहयोग आंदोलन, इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन कैसा होगा, शांतिपूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि इसमें हिंसा होगा, मारपीट होगा, खून बहेगा, गोलीबारी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांधी जी ने कहा कि भाई असहयोग आंदोलन जो हमारा होगा केवल इतना होगा कि अभी तक हम लोग जो अंग्रेजों का सहयोग करते चले आ रहे हैं, भाई हर जगह भारतीय उनका सहयोग करते थे, उनके ऑफिस में भारतीय रखे जाते थे, कहीं भी कोई काम होता था उनका, जो कुछ भी काम होता था भारतीय उनका पूरा सपोर्ट करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग उनका सपोर्ट करना बंद करें, सहयोग करना, असहयोग, जैसा कि इसका नाम ही है असहयोग, अर्थात हम अंग्रेजों का सपोर्ट भारतीय नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उनका अगर सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा भारत में, तो अपने आप साल 2 साल में क्या होगा, यहाँ से बोरिया बस्तर बांध के चले जाएंगे। तो स्थिति हुई वही कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत था वो 2 चरणों में था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि भाई हम
बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने का मतलब बहुत सारी चीजों का बहिष्कार करेंगे, जैसे कि सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं अंग्रेजों का, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे जो शिक्षण संस्थाएं चल रही थी, जो स्कूल और कॉलेज चल रहे थे, उसमें कोई भी शिक्षक, भारतीय शिक्षक पढ़ाने नहीं जाएगा। और जो वकालत कर रहे हैं वो वकालत का काम नहीं करेंगे। सेना में जो भर्ती हुए वो भी अपना पद वापस ले लें, सेना से निकल जाएं। पुलिस में जो भर्ती है वो भी निकल जाएं। और जो छात्र छात्राएं जो उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उनकी किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सबका बहिष्कार करेंगे। उनके किसी भी सामान को हम अपने घर में नहीं लाएंगे, हम उसका पूरा बहिष्कार करेंगे। और जाहिर सी बात है, उनको ये भी पता था कि अगर हम बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेजों का नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, हम लोगों को फिर से वही दमन करेंगे, हम लोगों को मारना पीटना गोलीबारी उनकी होगी। तो उनके दमन को हम लोग एक शस्त्र द्वारा समझाएंगे, और वो शस्त्र उन्होंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग पहले असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। तो 2 चरण में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। हमने यहां पर कुछ बातों को बच्चों लिख रखा है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहां पर है, असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण था बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब हम अंग्रेज के किसी भी चीज को, किसी भी पद को, किसी भी सामान को हम यूज नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। इसमें जैसे क्या था, सरकारी उपाधि की वापसी। मतलब अंग्रेज लोग जो थे वो बहुत हम भारतीयों को कुछ उपाधि भी प्रदान किए थे। जैसे गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, और रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी एक उपाधि मिली थी, सर नाइट की। तो इन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां क्या कर दी, वापस कर दी अंग्रेजों को। भाई देखिए, आप लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, हम आपकी कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेंगे। और सरकारी नौकरी भी जो कर रहे थे, अर्थात जो उनके अंडर में सरकारी नौकरी थी, उन लोगों ने अपनी नौकरी से क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। और शिक्षण संस्थान जो थे, जो अंग्रेजों का शिक्षण संस्थान था जिसमें भारतीय लोग पढ़ाते थे, वो पढ़ाना बंद कर दिए। और जो छात्र छात्राएं, भारतीय छात्र छात्राएं जाते थे, वहां स्कूल भी जाना बंद कर दिए। इसके बाद सेना और पुलिस में जो थे वो भी अपना त्याग पत्र दे दिए। और विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। विदेशी माने जो अंग्रेजों की जो वस्तुएं थी, जो कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो कहने का मतलब हर चीज जो कुछ भी अंग्रेजों का था, यहां पर क्या हुआ था, उसका पूर्णतः 100% उसका बहिष्कार किया गया था। यह प्रथम चरण में था। दूसरा चरण मैंने आपको बताया कि जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो अंग्रेजों को विरोध क्या हुआ, उनको लगा कि अरे भाई अगर ये चीजें बंद हो गई तो उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ। और नुकसान होने का मतलब भाई, जैसे उनका कोई सामान नहीं यूज हो रहा था, तो उनका सामान जो पहले बहुत ज्यादा बिकता था वो बिल्कुल बंद हो गया, तो उनकी आय बंद हो गई। लोग अपनी अपनी नौकरी छोड़ के बैठने लगे, स्कूल कॉलेज भी बंद होने लगे। भाई जब मास्टर ही नहीं जाएंगे, बच्चे ही नहीं जाएंगे, तो कोई पढ़ेगा कहाँ। जाहिर सी बात है भाई, अंग्रेज तो इंग्लैंड के थे, वो तो यहाँ पर आए थे एक शासन सत्ता व्यापार करने। तो अब 5 लोगों में थोड़ी स्कूल चलेगा, ज्यादातर तो भारतीय लोगों के ही बच्चे पढ़ते थे। तो जब वहां नहीं गए तो उनका क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी संस्थाएं बंद होने लगी, उनकी दुकानें बंद होने लगी, और उनका क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। अर्थात उनको पैसा नहीं मिलता था। अब उनको खलबली मची। तो जाहिर सी बात है कि वो खलबली को, अपनी मांग को मनवाने के लिए वो लाठी डंडा उठाते थे, गोली बारूद उठाते थे, बंदूक उठाते थे कि इसको दमन करेंगे। लेकिन गांधी जी ने पहले से बता के रखा था, भाई जो हम लोग ये प्रथम चरण में करने चल रहे हैं, इसका परिणाम अंग्रेजों द्वारा बुरा होगा, लेकिन उसका हम एक्शन हिंसा के रूप में नहीं देंगे। अर्थात उनको मार पीट के हम उनके साथ नहीं आएंगे, बल्कि हम उसका जवाब कैसे करेंगे, उसका विरोध कैसे करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे। इसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। तो ये बातें कुछ हमने आपको बताई कि असहयोग आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के प्रति जो था, क्या था, एक असहयोग की भावना थी। 2 चरणों में था। प्रथम चरण में बहिष्कार हुआ था, और इन चीजों का बहिष्कार हुआ था। उपाधि जो मिली थी उनका बहिष्कार हुआ था, सरकारी नौकरी छोड़े गए थे, शिक्षण संस्थान में जो भारतीय छात्र छात्राएं थी वो स्कूल जाना बंद कर दिए, सेना पुलिस में जो थे वो भी रिजाइन कर दिए, और विदेशी वस्तुओं का क्या हुआ था, होली जलाई गई थी, उनका बहिष्कार किया गया था। दूसरे चरण में हमने आपको बताया सरकारी दमन का विरोध जो हुआ उसको माना गया था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, और उसके द्वारा हम इसको हम विरोध करेंगे। अब इसके बाद बच्चों आता है जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाना चाहा, उसका पहले उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ओरल कोई काम किया, भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पहले उन्होंने एक रणनीति बनाई, कार्यक्रम बनाया कि हमें क्या क्या करना है।
तो कार्यक्रम को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। एक भाग तो था रचनात्मक कार्यक्रम और एक भाग था नकारात्मक कार्यक्रम। तो हम लोग उसकी भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने पहले आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिए थे कि ये काम करना है। तो कुछ रचनात्मक कार्यक्रम था और कुछ नकारात्मक कार्यक्रम था। रचनात्मक कार्यक्रम में हमने यहाँ पर कुछ बातों को लिख रखा है कि क्या क्या चीजें गांधी जी ने डिसाइड किया था कि ये सारी चीजें हमें करनी है। जैसे यहाँ पर है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम बनाए गए थे जिसके द्वारा ये असहयोग आंदोलन चलना था। पूरी रणनीति पहले से बना ली गई, तब आंदोलन शुरू किया गया। ऐसा नहीं कि पहले आंदोलन शुरू हो गया, रणनीति बाद में बन रही है। पहले रणनीति पूरी बना ली गई कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जब पूरा रणनीति बन गया तब जाके वो आंदोलन शुरू हुआ। तो कुछ मतलब असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसमें एक रचनात्मक कार्यक्रम था, दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम था। तो रचनात्मक कार्यक्रम में कुछ बातों को बताया गया हम लोग इसको करेंगे। जैसे उसमें पहला बात बताया गया स्वदेशी को बढ़ावा देना। स्वदेशी को बढ़ावा देने का मतलब स्वदेशी, अपने देश को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अर्थात अपने देश में बनने वाले सामान को हम बढ़ावा देंगे। अभी तक क्या होता था कि अंग्रेजों के यहाँ से जो सामान आता था, जो कपड़े आते थे, जो सामान आते थे, हम लोग उसको खरीदा करते थे, उसको यूज करते थे। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर उनके सामान को खरीदेंगे तो हमें फायदा किसका होगा, उनका होगा। तो ये हुआ कि अब हम उनका कोई सामान, चूंकि बहिष्कार में हो गया था, हम उनका कोई भी सामान, असहयोग का मतलब ही असहयोग, किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं। तो पहली बात जो कहा गया रचनात्मक कार्यक्रम में कि स्वदेशी को बढ़ावा मिला, अर्थात जो यहाँ भारत देश का जो सामान था उसको बढ़ावा दिया गया। जैसे यहाँ के सूती वस्त्र, यहाँ सूती वस्त्र बनते थे तो उसी सूती वस्त्र को लोग खरीदना शुरू किए, उसी को पहनना शुरू किए, और भी जो भारत के जो सामान थे उनका उपयोग बढ़ा, स्वदेशी को बढ़ावा मिला और विदेशी का क्या हुआ, दमन हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि हम विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। ये रचनात्मक में था। दूसरा क्या काम किया गया कि एक फंड स्थापित किया गया। फंड का मतलब गांधी जी को पता था कि भाई कोई भी आंदोलन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा आएगा कहां से। इन्होंने कहा भाई इसके लिए एक फंड बनाया जाए, एक संस्था बनाई जाए, एक फंड बनाया जाए, और उसमें कहा गया कि 1 करोड़ रुपया जमा किया जाए। अब 1 करोड़ रुपया आएगा कहां से, क्योंकि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 30 से 35 करोड़ थी। तो लोगों को कहा गया भाई सब लोग 1-1 रुपया अगर दोगे तो जाहिर सी बात है 30-35 करोड़ हो जाएगा, और लक्ष्य कितना था, 1 करोड़ का। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाई 1 रुपया सबके लिए वो था, सब लोगों ने 1-1 रुपया दिया और उस फंड की स्थापना हुई कि मान लीजिए कोई जरूरत पड़ेगा, इसी 1 करोड़ रुपए में से हम लोगों की मदद करेंगे। ये दूसरा था। और उस फंड का क्या नाम था, तिलक स्वराज फंड। कई बार ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, और उसका जो अमाउंट था वो कितना था, 1 करोड़ का। और क्या किया गया, 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती की गई। स्वयं सेवक क्या थे, स्वयं सेवक का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको नियुक्त किया जाए लेकिन वो काम के बदले में दाम ना मांगे, अर्थात अपने स्वेच्छा से वो मदद करें, अपने स्वेच्छा से सेवा करें, उनको स्वयं सेवक कहा जाता है। तो ऐसा किया गया कि 1 करोड़ स्वयं सेवक की भर्ती का लक्ष्य रखा गया कि हम 1 करोड़ स्वयं सेवक रखेंगे। और वो स्वयं सेवक का मतलब आपको मैंने बता ही दिया कि वो काम के बदले पैसा नहीं मांगते थे, बल्कि अपनी इच्छा से वो देश की सेवा करते थे। तो ये 1 करोड़ भर्ती मतलब लक्ष्य रखा गया स्वयं सेवकों की। इसके बाद और क्या किया गया, चरखा कताई बुनाई को प्रोत्साहन, अर्थात चूंकि सूती वस्त्र यहाँ पर बनते थे सूती, तो उसके लिए क्या किया गया, जो चरखा था, चरखा को प्रोत्साहन दिया गया और कहा गया कि भाई वहां अंग्रेजों की उस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर मत जाओ। भाई उनकी फैक्ट्रियों से जो कपड़े बन के आते तो ज्यादा मुलायम होते थे, ज्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि वो अच्छे अच्छे मशीनों से बनते थे, वहां टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो गांधी जी ने चरखे को प्रोत्साहन किया कि थोड़ा गड़बड़ ही होगा लेकिन अपना स्वदेशी होगा, हम इनका कोई भी सामान यूज नहीं करेंगे। तो चरखे को प्रोत्साहित किया गया, कताई बुनाई को प्रोत्साहित किया गया कि हम कताई बुनाई करके कपड़ा बनाएंगे और अपना ही कपड़ा यूज करेंगे। और क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना। और ये भी कहा गया भाई बहिष्कार में तो ये कहा गया कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, तो उसमें रचनात्मक कार्य में क्या किया गया कि कुछ राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी बनाए गए। और वो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान अब केवल और केवल भारतीयों द्वारा बनाया गया था, वहां पर अंग्रेज का कहीं 1% कोई रोल नहीं था। और
उस जब भारतीयों द्वारा शिक्षण संस्थान बनाया गया तो वहां पर स्कूल में बच्चों को जाने की अनुमति दी जा सकती थी। तो वो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान में, जैसे आप कह सकते हो काशी विद्यापीठ है जो बना था, वो उसी समय बना था। आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी था। जामिया इस्लामिया मदरसा वगैरह कुछ खुले थे, वो भी कहीं न कहीं भारतीय, पूरा भारत के लोगों द्वारा स्थापित किया गया था शिक्षण संस्थान। तो ये भी एक लक्ष्य रखा गया कि इसको हम करेंगे। और क्या किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। क्योंकि पता था कि जब तक भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हम क्या किसी भी देश के प्रति या किसी भी विरोध को हम अच्छे ढंग से प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेज आए थे तो ये लोग क्या किए थे, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और हम लोग एक होकर रहेंगे, इनके भड़कावे में नहीं आएंगे। तो ये भी एक लक्ष्य रखा गया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। और क्या था, कुछ सामाजिक बुराइयां थी। सामाजिक बुराइयों में जैसे ऊंच नीच था, जाति पात का भेदभाव था, इसको भी यहाँ पर समाप्त किया गया कि भाई ये सब नहीं होगा। भाई इस समाज में सब आदमी हैं, सब भारतीय हैं, यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, या कोई निम्न जाति या कोई उच्च जाति का नहीं है। इन सब चीजों को रचनात्मक कार्य में रखा गया कि ये सारी चीजें की जाएंगी। ये कार्यक्रम बन रहा, अभी शुरू नहीं हुआ है कि ऐसा ऐसा होगा, ये लक्ष्य रखा गया, रचनात्मक लक्ष्य, जिसमें हमने आपको 5-6 पॉइंट बताए। कुछ नकारात्मक लक्ष्य भी रखे गए। नकारात्मक लक्ष्य में हमने आपको यहाँ पर जो बहिष्कार बताए थे कि सरकारी उपाधि को वापस कर देना, सरकारी नौकरी को रिजाइन दे देना, सेना और पुलिस से हट जाना, और उनके जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका पूरा पूरा बहिष्कार करना, तो वो नकारात्मक कार्यक्रम में आया था। जितना बहिष्कार हुआ था वो सब नकारात्मक कार्यक्रम में रखा गया। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती। जब पूरी रणनीति बन जाती है, कार्यक्रम तैयार हो जाता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूरी रणनीति बन जाती है गांधी जी के नेतृत्व में। तब ये जो है आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, प्रारंभ होता है। और जब आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन की शुरुआत होती है तो इसमें जो आप पूरा देख ही चुके हो कि सारी चीजों का एकदम पालन होना शुरू हो जाता है, जगह जगह लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, वो किस गति में चला, उसका क्या रूपरेखा थी, उसकी क्या प्रगति थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें कि जो असहयोग आंदोलन था उसको कैसे गति मिली, क्या रूप था असहयोग आंदोलन। यहाँ तक अब शुरू हो गया असहयोग आंदोलन, तो उसकी क्या गति थी। तो गति ये थी कि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, तो पूरे भारत में इसका स्वागत हुआ। अर्थात गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, तो पूरा भारत इस आंदोलन का समर्थन किया और जयकारा हुआ गांधी जी का कि बिल्कुल हम असहयोग आंदोलन में हम अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और ये सारी चीजों के जो रचनात्मक कार्य थे उसमें भी लोगों ने भाग लिया और नकारात्मक कार्य में भी लोगों ने भाग लिया। यहाँ तक कि लोग अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दिए, अपनी वकालत छोड़ दिए, और लोग एक बार भी नहीं सोचे कि हम कल क्या होगा, कल मेरे साथ कैसे मेरे बच्चे खाएंगे या हम क्या करें। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल इसका पूरा समर्थन करते हैं। तो जो गति मिलती है वो क्या होता है, पूरे देश में इसका क्या होता है, स्वागत होता है। और क्या होता है, लोग अपनी सरकारी नौकरी, अपनी उपाधि, जो कुछ भी अंग्रेजों द्वारा जो भी कुछ मिला था उनको वो लोग वापस कर देते हैं। नहीं, अब आपकी कोई भी मदद, कोई भी उपाधि या किसी भी चीज की जरूरत अब हमें नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था, जो शिक्षक थे, छात्र छात्राएं थी, ये स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था। जितने शिक्षक थे वो पढ़ाने जाने से मना कर दिए, भाई हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। और जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिए, नहीं आप बिल्कुल अंग्रेजों के स्कूल में न जाइए। और क्या हुआ था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। जिसके घर में पुराने चीज थे अंग्रेजों के, सब पूरा चौराहे पर इकट्ठा हुआ था और सब माचिस लगा के सब पूरा क्या हुआ था, जला था, होली जली थी। अंग्रेजों को देख कर बिल्कुल तरस आ रही थी कि क्या हो रहा है, अब तो लग रहा है कि हम लोग यहाँ से उखड़ जाएंगे।
पूरा विदेशी, जो भी विदेशी सामान था, चाहे वो विदेशी वस्त्र थे, चाहे वो विदेशी, चाहे भाई बहुत सारी चीजें अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करते ही थे, तो उनके किसी भी सामान को रखा नहीं गया, बल्कि उसको चौराहे पर एक जगह इकट्ठा करके जैसे होली जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से विदेशी सामानों की भी होली जलाई गई थी। इसके बाद और क्या हुआ था, स्वदेशी का प्रचलन। स्वदेशी का मतलब विदेशियों का तो विदेशी सामानों का होली जला, लेकिन जो स्वदेशी सामान थे, जो स्वदेशी अर्थात अपने देश में जो सामान बना था, उनका क्या हुआ, प्रचलन बढ़ा। जाहिर सी बात है, जब हम विदेशी सामान यूज नहीं करेंगे तो हम अपने देश का सामान यूज ही करेंगे, तो स्वदेशी का प्रचलन बढ़ा। और क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी हुई। भाई पहले तो कह दिया गया था कि शिक्षण संस्थान में कोई नहीं जाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, अध्यापक पढ़ाने नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ये आसान काम थोड़ी था, लेकिन आसान कुछ किया गया कि कुछ शिक्षण संस्थान भी खोले गए कि भाई कुछ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं और टीचर वहां पर पढ़ा सकते हैं। उसी में से कुछ शिक्षण संस्थान मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, और AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जामिया इस्लामिया मदरसे की भी स्थापना हुई थी। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हुई जिससे आंदोलन को क्या मिला, गति मिला। गति माने उसको प्रगति हुई, उसकी सारे लोग सपोर्ट किए, पूरे देश के लोग, ऐसा नहीं कि कोई चुपके से काम कर रहा है, आज की तरह नहीं था। उस समय का आंदोलन उग्र इतना हो गया कि चाहे कोई गरीब था चाहे कोई अमीर था, जैसी रणनीति ऊपर बनी थी ठीक उसी के अनुसार लोगों ने काम भी किया, और अपने घर से जितना सामान था, जितने विदेशी सामान थे, सबको निकालकर होली जलाई गई, और जैसे जैसे कहा गया था ठीक उसी प्रकार से काम भी हुआ। और क्या हुआ, एक चीज और हुआ, 1920 में चुनाव था, अंग्रेजों का चुनाव था, जिसको कराने की पूरी जिम्मेदारी क्या था, भारतीयों का था। भारतीयों ने कहा हम चुनाव का भी बहिष्कार कर दिए, कभी इस चुनाव को नहीं कराएंगे। कहने का मतलब हर तरह से बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों का सहयोग कहा गया कि हम आपके किसी भी काम में आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो ये स्थिति मैंने आपको बताई कि क्या क्या हुआ था, और असहयोग आंदोलन की क्या चरण थे, और क्या क्या कार्यक्रम था, और किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को गति मिली, कैसे प्रगति मिली, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन चूंकि तेजी से चल ही रहा था, जगह जगह असहयोग हो रहा था, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, भाई हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन क्या अंग्रेज चुप बैठे थे? अंग्रेज चुप बिल्कुल नहीं बैठे थे। उनको जब जब मौका मिलता था, भाई गुस्से में थे ही, उनकी इनकम बंद हो गई थी, उनका आय बंद हो गया था, जो 10 कमाते थे वो एक पर भी नहीं आके टिके हैं, तो उनको बड़ी गुस्सा थी भारतीयों के प्रति। तो जहां जब जब उनको मौका मिलता था तब उनका पूरा दमन वो करते थे, गोलीबारी से दमन करते थे। बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, लेकिन इससे कोई हिला नहीं, और लोगों के दिमाग में था कि नहीं, हमको असहयोग करना ही है, यही एक विकल्प है जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, और यही एक विकल्प है जिसके द्वारा अंग्रेज यहां से भागेंगे। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि असहयोग आंदोलन जो चला, ये असहयोग आंदोलन अलग अलग जगह पर इसको लोग समझ कम पाए। हम यहाँ पर बताया गया है कि जो असहयोग आंदोलन चला तो बड़ी तेजी से, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्र थे, लोगों के अंदर कुछ कंफ्यूजन भी था, और कुछ ऐसे विचार थे कि लोग इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किए कि असहयोग आंदोलन, कुछ लोग जैसे गांव के लोग उसको अलग तरह से जाने, और शहर के लोग उसको अलग तरह से जाने। तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता दें कि असहयोग आंदोलन भाई चला, लेकिन बाद में असहयोग आंदोलन को वापस भी लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो कुछ कारण तो ये भी था कि जो अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहता है, किसान रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पर मैंने टॉपिक नोट किया है, आंदोलन को लेकर अलग अलग विचारधाराएं, यहाँ पर ये टॉपिक है, आंदोलन को लेकर अलग अलग विचारधाराएं। तो पहला जो है शहरी लोगों में, शहरी लोगों में क्या विचारधारा थी आंदोलन को लेकर, इस असहयोग को? शहरी लोग तो बिल्कुल वही कर रहे थे जो गांधी जी ने कहा था, अर्थात जो कुछ भी डिसाइड हुआ, क्योंकि शहर के थे, उनको सारी बातें पता थी, उनको पूरा न्यूज़पेपर के माध्यम से या जो कुछ भी, भाई अंग्रेज रहा भी करते थे तो ज्यादातर शहर में ही रहा करते थे, तो उनका अंग्रेजों से संपर्क संबंध हमेशा रहता था, इसलिए उन्होंने गांधी जी की इस आंदोलन को अक्षरशः पालन किया। लेकिन स्थिति क्या हुई कि जैसे कहा गया कि हम नौकरी छोड़ दिए, लोग अपने पद से इस्तीफा दे दिए, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना बंद कर दिए, लेकिन कितने दिन तक?
जाहिर सी बात है जैसे विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई, लेकिन स्थिति धीरे धीरे भाई अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे और धीरे धीरे हम भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को कब तक ऐसे रख पाएंगे, कब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में जब कुछ समय बीता तो लोगों में थोड़ा मतलब ढीला हो गए, और ढीला होना होना मतलब है कि वो अपने फिर से जाके वकालत शुरू कर दी, मजबूरी थी उनकी भाई, जो वकालत उन्होंने वापस किया था नहीं करेंगे, वो फिर से उनको मजबूर होकर उन्हीं अंग्रेजों के पास जाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जब मजबूरी आती है व्यक्ति के पास तो वो कभी कभी गधे को भी मामा कहता है, स्थिति वही हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें जो हुई कि जो हम वापस लौटे थे फिर गए, तो स्थिति क्या बनी कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसकी गति थोड़ी धीमी हुई भाई, कुछ लोग उधर भी जाने लगे। तो ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र के लोग थे इस तरीके के हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विचारधारा थी, ग्रामीण क्षेत्रों की विचारधारा ये थी कि जो गांव में कौन ज्यादा रहता है, किसान रहते हैं। किसान को लगा कि असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि टैक्स न देना पड़े, अर्थात उनको लगा कि अब हमें टैक्स नहीं देना है जमींदारों को, तो वो टैक्स देना बंद कर दिए। और जब टैक्स देना बंद कर दिए तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों का गुस्सा और तगड़ा हो गया और दमनकारी नीति वहां पर अपनाई गई। तो लोग चूंकि कमजोर थे बहुत ही, भाई किसान तो है ही उनके पास कौन सा साधन, लेकिन फिर भी वो अपने जान को हथेली पे रख के ऐसा काम किए। लेकिन बाद में वो भी निराशा उनको हाथ लगा और धीरे धीरे उनसे भी क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की गति धीमी पड़ी। और तीसरी बात जो है, चाय बागान मजदूर, अर्थात जो चाय का बागान था एक वहां पर, जो भारत में जो चाय के बागान हुआ करते थे, तो वहां स्थिति जो मजदूर यहाँ जो उसमें लगे रहते तो भारतीय हुआ करते थे। तो उनके बीच भी ये ऐसा उनको समझ में आया कि असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अब हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे, अब हम लोग अपने अपने घर चले जाएं। तो वो लोग वहां पर भी छोड़ के अपने अपने घर चले गए। यद्यपि घर जाके उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई, लेकिन हुआ क्या कि आंदोलन की गति, जब आदमी के पेट में कुछ नहीं रहेगा तो कितना आंदोलन करेगा, कितना झगड़ा लड़ाई करेगा। स्थिति भारतीयों की वही होती जा रही थी कि जब पेट में भोजन नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो कितना हम आंदोलन करेंगे और कितना सही बताएंगे, कितनी बातें हम अच्छे ढंग से करेंगे। ये तो कुछ बातें थी जो अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन को लेके अलग अलग विचारधाराएं थी। इसके बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त भी हुआ। तो उसके क्या क्या कारण थे, तात्कालिक कारण भी आप जानिए कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस भी ले लिया था, उसका हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन को समाप्त होने का कारण, तो पहला कारण तो ये था कि जो सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, अर्थात अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया थी, वो बहुत दमनात्मक थी। भाई आंदोलन हो रहा था, जगह जगह पर लोग बहिष्कार कर रहे थे, लोग गोली जला रहे थे विदेशी वस्तुओं का, बिल्कुल हर जगह से एकदम आंदोलन चल रहा था। तो जो सरकार थी उसकी जो प्रतिक्रिया थी बहुत दमनात्मक थी, वो बिल्कुल बर्बरता से मारती थी, बर्बरता से पीटती थी और यहाँ तक कि गोलीबारी भी चलते थे। तो वो आंदोलन की गति कहीं न कहीं धीमी हुई। और जो आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था, कांग्रेस और खिलाफत पार्टी, कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और खिलाफत पार्टी भी बन गई थी। इसको अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये गैर कानूनी है, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। और इस वजह से भी कहीं न कहीं आंदोलन की गति धीमी होने लगी। और कई जगहों पर क्या हुआ बच्चों कि जो ये प्रदर्शनकारी थे इन पर गोली चलाई गई, ये मारे गए। और क्या हुआ, जो स्वयं सेवकों की जो भर्ती हुई थी, अर्थात मैंने जो बताया था कि 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती भी होनी थी, तो भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन ये सभी स्वयं सेवकों को पकड़ पकड़ के कहां जेल में डाल दिया गया था। लाखों स्वयं सेवकों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ सरकारी प्रतिक्रिया हुई थी जिसके कारण ये आंदोलन क्या हो गया, धीमा होता गया, बहुत ज्यादा धीमा होता गया, लगभग न के बराबर होने लगा। और उसी बीच एक घटना हो जाती है, वो घटना होती है देसी देवरिया क्षेत्र में। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब यहीं पर असहयोग आंदोलन से संबंधित लोग थे और वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। तो इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। देवरिया में एक चौरी चौरा एक स्थान है, वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे इसी असहयोग आंदोलन को लेकर। तो वहां पर जो पुलिस थी वो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी, और लाठीचार्ज ही नहीं की बल्कि गोली भी चलाना शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए,
लेकिन फिर क्या हुआ कि जो अभी तक वो बहुत दबे थे, जब कुछ कुछ जो प्रदर्शनकारी गोली के शिकार हो गए, लोगों का गुस्सा भड़क गया और चौरी चौरा में क्या हुआ कि पूरे पुलिस चौकी जो थाना था उसमें आग लगा दी, आगजनी हो गई और आगजनी में लगभग 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जो कि कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में ये घटना जो थी 5 फरवरी को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 का दिन ये जो था, ये चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछा गया। और ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। और इसमें होता क्या है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या करते हैं, पूरा वो पुलिस थाने को ही फूंक देते हैं और उसमें लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो उसी में बंद थे, उनको निकलने का भी मौका नहीं मिला और उसी में जिंदा जल गए। जब ये घटना हुई, जब भाई हिंसा हो गया, बहुत बड़ा हिंसा हो गया, और गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि हम हिंसा करेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक कोई काम करेंगे। तो गांधी जी थोड़ा सा दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है और जो हम नहीं सोच रहे थे वही हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर 5 फरवरी को ये घटना होती है और 11 फरवरी 1922 को उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ये जो असहयोग आंदोलन है इसको हम वापस ले रहे हैं। अर्थात उस समय क्या हुआ, स्थिति बड़ी खराब थी। इन्होंने सोचा कि अगर हम ये आंदोलन वापस नहीं ले लेंगे तो आज एक जगह फूंका गया है, आज 22 पुलिसकर्मी फूंके गए हैं, ये जगह जगह घटना शुरू हो जाएगी तो पूरा देश जलने लगेगा। और जो हम आंदोलन सकारात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, हम अपने देश को बचा लेंगे, तो शायद हम इसको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। कब लिया, 11 फरवरी 1922 को। शुरू कब हुआ था चौरी चौरा का कांड, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके 6 दिन बाद अर्थात 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि हम असहयोग आंदोलन को क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। चूंकि उसी आंदोलन के उसमें तो हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, उसी में ऐसी घटना हो गई, इसलिए उन्होंने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया। तो वापस तो ले लिया, चौरी चौरा का कांड भी हमने आपको बता दिया। तो 11 फरवरी 1922 को वापस लिए, लेकिन उसके 1 महीना बाद अर्थात 10 मार्च 1922 को, लगभग 1 महीना बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़ा। क्योंकि वो जान गए थे कि गांधी जी के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, उन्होंने गांधी जी को पकड़ा और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और देशद्रोही सिद्ध हो गए और गांधी जी को 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई, अर्थात उनको जेल में डाल दिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ के क्या किया गया, जेल में डाल दिया, उनको देशद्रोही साबित कर दिया गया कि देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ ये भड़का रहे हैं लोगों को। इसके बाद अब गांधी जी ने तो चूंकि असहयोग आंदोलन को वापस कर ही लिया था, अब जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो उसका क्या परिणाम हुआ। आप सोचो कि असहयोग आंदोलन जो बड़ी तेजी से पूरे देश में चल रहा था और कुछ संगठन ऐसे थे जो बहुत उग्र रूप से इसका प्रचार कर रहे थे, बहुत तेजी से इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और अचानक जब गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि असहयोग आंदोलन हम नहीं इसको वापस ले रहे हैं, तो क्या हुआ कि कुछ लोगों में गुस्सा भी फूटा, कुछ भारतीयों में गुस्सा भी आया, उनको नाराजगी भी हुई कि बताइए गांधी जी ने शुरू भी करवाया और हम लोग जब एकदम, अब भाई उनका खून एकदम बलक रहा था उस समय, भाई इतनी घटनाएं हो रही थी और अचानक उन्होंने वो चीज वापस ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि उनको नाराज होना भी उचित था कि हम जब कोई काम शुरू किए तो आपने उसको वापस ले लिया। लेकिन कहीं न कहीं उस समय गांधी जी का जो ये असहयोग आंदोलन का वापस लेना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये चौरी चौरा एक जगह नहीं हर जगह चौरी चौरा हो जाता। कहने का मतलब हर जगह यही आगजनी और ये सब मारपीट मारधाड़ होता और उससे कुछ भी हल होने वाला नहीं था। और ये चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो इसका समर्थन राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यही कहा कि नहीं, इस समय जो मांग है वो यही है कि इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि आंदोलन वापसी के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। तो युवा आंदोलनकारियों की नाराजगी होती है, जो युवा लोग थे भाई उनके अंदर ब्लड जो था वो एकदम बलक रहा था, वो एकदम मारपीट में एकदम उतारू थे। तो जब आंदोलन को वापस ले लिया था तो उनको नाराजगी हुई, और लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आंदोलन वापस लेना देश हित में है। उस समय देश का हित था कि अगर आंदोलन वापस न लिया जाता तो हर जगह चौरी चौरा जैसी घटना घटती।
इसके बाद स्थिति क्या हुई, उसी कांग्रेस में कुछ लोगों को ज्यादा बुरा लग गया था, अर्थात उनको लगा कि बताइए हम लोग एक्टिव हुए, हम लोग इनका समर्थन किए तो ये बाद में वापस ले लिए। तो कांग्रेस में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे कि जो ग्रुप बना लिए कि भाई यहाँ तो ऐसी काम कराया जा रहा है, कब इनको वापस ले रहे हैं कुछ पता ही नहीं। तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ लोग तो माने कि नहीं नहीं सही है भाई, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया वो सही है। अब कुछ लोगों का मानना था कि गलत लिए, इनको असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, भाई इनके साथ यही काम होना चाहिए अंग्रेज हमारे साथ। भाई वो एकदम यंग ब्लडेड थे, अर्थात जो जवानी का खून होता है वो जाहिर सी बात है बलक रहा था। और वो लोग जो थे वो उन्होंने कहा भाई देखिए गलत हुआ है, और इसकी वजह से कांग्रेस में कहीं न कहीं दो ग्रुप बन जाता है, दो पार्टी बन जाती है, दो अलग अलग दल बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो 1922 में एक अधिवेशन होता है गया में, बिहार में एक जगह है गया, वहां पर अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास जी करते हैं। जो गया का जो अधिवेशन होता है 1922 का, उसमें चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे, वो जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन इस सभा में क्या होता है कि जो कांग्रेस के जो दोनों दल थे, ये दोनों दल आपस में भिड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये गांधी जी ने जो किया, जो जिनको अच्छा लगा था उन्होंने कहा कि अच्छा है भाई, अच्छा हुआ आंदोलन वापस ले लिए, और कुछ लोग कहे कि ये गड़बड़ हुआ और आपस में उनकी नोकझोंक हुई। तो चित्तरंजन दास जी को बहुत बुरा लगा कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो तो आप लोग लड़ लो, और गुस्से में आके इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिए। और इन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैं इस कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन ज्वाइन नहीं करूंगा, आप लोग जब आपस में ही लड़ रहे हो तो आप लोग लड़ लो। तो इन्होंने क्या किया कि गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया। और फिर क्या किया कि उसी कांग्रेस में ही जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, जो इनके समर्थन वाले थे, उनको लेके एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। और स्वराज पार्टी की स्थापना में चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। तो कई बार यूपीएससी के एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो मुख्य रूप से तो चित्तरंजन दास जी थे, लेकिन इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। तो ये 1923 में, अर्थात 22 में तो अधिवेशन हुआ और जाके 1923 में एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और ये स्वराज पार्टी का गठन कैसे हो गया, उसी कांग्रेस में से जो दो दल बन गए थे, जो गांधी जी का कुछ लोग विरोध कर रहे थे आंदोलन वापस लेने का और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो दो दलों में जब भिड़ गए तो चित्तरंजन दास जी अपना इस्तीफा दिए, भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं रहेंगे, जब आप लोग अध्यक्ष को मान ही नहीं रहे हो, मेरी कोई बात ही नहीं यहाँ मानी जा रही है, तो आप लोग लड़ लो। उन्होंने उसी में से अपना एक पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी, उनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे, और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। अब बातें सब आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि जो स्वराज पार्टी होती है चलती है, लेकिन 1925 में क्या होता है, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी जो बनी रहती है धीरे धीरे वो भी भंग हो जाता है। जो स्वराज पार्टी में जो थे वो फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आके शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये 1925 की घटना है जो यहाँ पर मैंने नोट किया है कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इस पार्टी का भी पतन हो जाता है। पतन हो गया स्वराज पार्टी का, भाई उन्होंने बनाया, वो चले गए, मर गए, उनका पतन हो गया। तो जो कुछ लोग उसमें जुड़े थे वो आके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसी से अलग हुए थे, फिर आके उसी में शामिल हो गए। उसी बीच देखा जाता है कि 25 की ये घटना है, 1926 में एक साल के बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। और दो महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं उसमें से एक था, पहला था आर्थिक मंदी, जो कि लगभग 1926 में आती है। और आर्थिक मंदी में क्या होता है कि इतना ज्यादा मंदी आ जाती है, बाजारों में इतनी मंदी आ जाती है कि लोग सामान नहीं खरीदते हैं, अर्थात खरीदार बिल्कुल गायब हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता कि खरीदे। और स्थिति ये आती है, किसान अपना सामान बाजार में लेके आता था बेचने और फिर से वापस लेके लौट जाता था, किसी के पास पैसे ही नहीं थे। आर्थिक मंदी इतनी ज्यादा आ गई थी 1926 के करीब कि लोग, किसान का जो कुछ भी सामान था वो बिक नहीं पा रहा था और किसान धीरे धीरे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। जो टैक्स वगैरह भी उनको देना होता था, उनके पास नकदी नहीं था तो टैक्स कहां से देंगे। तो आर्थिक मंदी जो था इसकी वजह से कहीं न एक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उस तात्कालिक स्थिति में किसानों में बड़ा असंतोष रहा। और उसी समय क्या होता है, जो दूसरी घटना घटती है वो ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए
एक नियम बनाए रहते हैं। पहले से थोड़ी सी बात आप जाने कि जो एक अंग्रेजी सत्ता जो होती है वो भारतीयों को एक कानून बनाई रहती है कि अगर आप चाहें तो आप आपस में चुनाव क्षेत्रीय तरीके से लड़ लें और चुनाव लड़ के आप जीत के आइए तो हमको बताइए कि आपका कौन सा नियम और कानून लागू होगा, हम उसको लागू करेंगे, अगर अच्छा होगा तो लागू करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि हम चुनाव लड़ें और लड़ के जीत के आए तब अंग्रेजों के पास जाएं तो हमारी मांगे मानी जाएंगी। कुछ लोगों ने इसका सीधा सीधा विरोध किया कि भाई ये तो गलत है, हम अपने देश में रह के अपने ही देश में चुनाव लड़के इनके पास क्यों जाएं। तो कहने का मतलब दो गुट वहां पर भी बन गया था। तो वो बातें हमने आपको बताया नहीं, वो आप भी जान लीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों का ये भी दूसरा जो घटना था, एक तो आर्थिक मंदी आ गई जिसमें किसानों में बड़ा असंतोष रहा, उनका माल नहीं बिक रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको टैक्स भी चुकाना था, तो बड़ा असंतोष स्थिति आ गई थी। और दूसरी घटना क्या थी कि लोगों ने कहा कि भाई देखिए, अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से कि भाई देखिए ऐसा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं और वो कमेटी जो है आप लोगों को बताएगी कि कैसे शासन, मतलब कैसे आप लोगों का नियम कानून होना चाहिए और किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका विकास होगा, इन सब के बारे में शिक्षा आपको वो कमेटी देगी। तो अंग्रेजों ने कहा कि 7 लोगों का एक कमेटी तैयार किया, एक समिति बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष जो था वो साइमन था। तो साइमन, इस पूरी कमेटी को साइमन कमीशन ही कहा गया, लेकिन इसका जो काम था वो ये था कि भारतीयों को सलाह देना कि वो किस प्रकार से राजनीति में काम करें, किस प्रकार से वो काम करें कि आगे बढ़ें। तो भारतीयों को लगा भाई ये तो बहुत गलत है, अब इसमें 7 लोग हैं सब अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि भारतीय आगे बढ़ें, अभी जब से आए तब से हमको हलाल ही कर रहे हैं, इनको कैसे, कितना प्रेम कैसे हम लोगों से हो जाएगा, इनका जो कानून भी होगा, जो ये बाद में बताएंगे भी, वो भी हमारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए साइमन कमीशन का पूरा पूरा विरोध हुआ और लोगों ने काला झंडा दिखाकर, जब वो साइमन कमीशन यहाँ आता है भारत, तो लोग काला झंडा दिखाकर उसका विरोध करते हैं और नारा लगाते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी साइमन बाहर जाओ, यहाँ पर आपका कोई स्थान नहीं है, हम आपकी किसी बात को नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम कुछ बातों को लिख दिए हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। तो इसी बीच 1926 में 2 घटनाएं घटती हैं। पहला आर्थिक मंदी, जो कि मैंने आपको बताया किसानों में असंतोष था, उनके सामान नहीं बिक रहे थे और उनको पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, टैक्स चुकाने तक का भी उनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा स्थिति किसानों की खराब हो गई थी। और दूसरा जो मैंने बताया साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन के बारे में मैंने कुछ बातों को नोट कर रखा, जैसे इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और सभी कौन थे, अंग्रेज थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। और उसका अध्यक्ष कौन था, साइमन था, और इसी के नाम पर ये पूरी कमेटी कमीशन जो बनी थी साइमन कमीशन हुआ। और इसका कार्य क्या था, इसको जिम्मेदारी क्या मिली थी कि भारतीय कैसे आगे बढ़े और कैसे राजनीति करे। बताइए, अब सोचिए कैसे आगे बढ़े, उनको आगे पीछे ढकेलने के लिए तो सारा प्रयास लोग कर रहे हैं अंग्रेज, और वही थे इस कमीशन में। ये क्या बताते हैं कि भारतीय कैसे आगे बढ़े। भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया और फिर क्या हुआ कि 3 फरवरी 1928 को जब ये साइमन कमीशन भारत आता है, भारत में सबसे पहले बंबई आता है, बंबई, उस समय बंबई था, अब तो मुंबई हो गया है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, परंतु उसका तगड़ा विरोध हुआ। भारत के लोगों ने इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन की किसी बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, उनकी किसी बात को माना नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, साइमन को बिल्कुल गो बैक होना पड़ा, भारतीय बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो था उसने भारतीयों को कहा, भाई देखिए, जब आप लोग साइमन कमीशन की बात नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात है कि आप राजनीति कैसे करोगे, आपका नियम कानून कैसे होगा, आपको बताता, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं है, ऐसा करो कि तुम लोग अगर हो सके तो तुम ही लोग बना के हमको दो कोई संविधान अपना, कि किस प्रकार से हमारा कानून होगा, कैसे क्या करेंगे, हमको दिखाओ, अगर हमें लगेगा तो हम उसको लागू कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप एक तैयार करिए, कानून पूरी व्यवस्था बनाइए कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट तैयार करिए कि हमारा कानून कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया उसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट,
कई बार पूछा गया है आपसे नेहरू रिपोर्ट क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट था साइमन कमीशन के विरुद्ध जो रिपोर्ट बनाना था, और किसके लिए बनाना था, भारत में जो कानून व्यवस्था बनानी थी, संविधान बनाना था, तो उसके बारे में भारतीयों इरविन ने कहा था कि भाई आप लोग ही बना लीजिए। तो लोगों में ये हुआ भाई काम तो बड़ा कठिन था, इसलिए कि भाई कानून बनाना, चूंकि भारत में भी उस समय बहुत सारे वर्ग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, ऊंच नीच सारे लोग थे, तो सबको एक साथ खुश करना आसान बात थोड़ी था। लेकिन इस बात को इरविन जानता था कि ये लोग अपना कानून खुद ही नहीं बना पाएंगे, ये लोग अनपढ़ तो है ही हैं, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, और दूसरी चीज यहाँ इतनी एकजुटता नहीं है कि ये लोग कानून बनाएंगे, कहीं कहीं अब इन्हीं की बातों को इन्हीं से हम परास्त कर देंगे। अंत में स्थिति भी वही होती है कि नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, भाई जो कुछ भी उनका दिमाग था उन्होंने अपना लगाया इस समिति के माध्यम से, और इन्होंने कुछ मांगों को रखा कि भाई ये हमारा कानून होना चाहिए, ऐसे ऐसे हमारी मांगे हैं, आप इसको मान लीजिए। तो उस कुछ मांगों के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है। वो क्या था नेहरू रिपोर्ट में, पहला था औपनिवेशिक स्वराज की मांग। पहला जो था उसमें कहा गया इस नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग। औपनिवेशिक क्या है, जो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर जो उनका शासन सत्ता था, तो लोगों ने कहा भाई देखिए आप लोग शासन सत्ता करिए, आप हमारे शासक बने रहिए, लेकिन हमें स्वराज चाहिए, अर्थात आप लोग, आपको हम टैक्स भी देंगे, आपका जो है नियम उसको भी मानेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो चाहो मनमाना करो, हमारा अपना देश है तो हमारी भी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो पहली मांग इनकी जो थी औपनिवेशिक स्वराज की मांग। दूसरी बात इनका क्या था नेहरू रिपोर्ट में, भारतीय मामले भारतीय ही देखेंगे। इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई अभी तक क्या होता था कि भारतीय मामले जो कुछ भी हुआ करते थे अंग्रेज देखते थे, तो अंग्रेज देखते थे तो उसकी सजा भी उसी तरीके से देते थे, दमन करते थे। उनका तो टारगेट ही यही था कि इसको किसी न किसी तरीके से दमन किया जाए। तो दूसरी मांग थी कि भाई जो कुछ भी हमारे जो मामले होंगे, भारत के जो मामले होंगे, भारतीयों के जो मामले होंगे, उनको भारतीय लोगों द्वारा ही देखा जाएगा तो ठीक रहेगा। तीसरी मांग क्या थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगी गई। बहुत सारी चीजें ऐसे भी नियम कानून बन गए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं पाता था, अगर कोई बोलता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, फांसी हो जाती थी। तो लोगों ने इसमें मांग रखा नेहरू रिपोर्ट में कि भाई हमें बोलने की भी आजादी दीजिए, हम तो एकदम घुट के मर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं, हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही हो रहा है तो हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, हमको केवल बस वही हाल है, केवल मारा जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, नेहरू रिपोर्ट की तीसरी मांग थी। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये मांगे नेहरू रिपोर्ट में थी, जिसका जो औपनिवेशिक स्वराज की मांग था, इसका विरोध कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन्होंने कहा भाई ये मांग सही नहीं है, यहाँ पर तुम राज करो, हमारे यहाँ तुम शासन करो, हम तुम्हारी बात को माने, ये गलत बात है। तो उन्होंने जो दिसंबर 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इसमें इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से कहा देखो भाई ये हम नहीं मानेंगे, औपनिवेशिक स्वराज हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे यहाँ रहो, मेरे शासक बनो। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, पूरा स्वराज हो कि आप, ये मेरा देश है, आप लोग यहाँ से जाओ, हम अपने स्वराज की मांग करते हैं। कई बार पीसीएस और आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ, तो कब हुआ था बच्चों, लाहौर अधिवेशन में। कई बार क्वेश्चन पूछा कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब हुआ था ये अधिवेशन, दिसंबर 1929 में। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बनते हैं, हम आपको वो सारी बातें बता रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके यूपीएससी एग्जाम में, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इन्होंने कहा हमको औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए कि आप यहाँ रहो, आप जो कहो वही करें, आप यहां से जाओ, पूर्ण स्वराज्य की मां, ये देश हमारा है, आप यहां से जाओ, आप लोग यहां से जाओ, यहां पर आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग हुई। इसके बाद फिर 31 दिसंबर को, लास्ट दिसंबर में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, 31 दिसंबर को क्या किया गया, मध्य रात्र को, आधी रात को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था। अर्थात ये जो तिरंगा था
उसको फहराया गया रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को। और इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में एक मांग और की गई कि अब 26 जनवरी को क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस अर्थात उस समय से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और पहला स्वतंत्रता दिवस जो था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस की जब शुरुआत हुई थी तो वो 26 जनवरी को मनाया गया था। तो ये बातें मैंने आपको बच्चों बताई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें हमने आपको बताया। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में, चौरी चौरा के बारे में, और कैसे आगे बढ़ा असहयोग आंदोलन, कैसे फिर उसका पतन हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या था, फिर आंदोलन वापस हुआ, आंदोलन वापस के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, साइमन कमीशन, ये सारी बातें मैंने आपको पूरी कहानी के तौर पे बताने की कोशिश की। बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे की सारी बातें आपको बताई जाएंगी, इसी तरीके से बताई जाएंगी। आप अच्छे ढंग से तैयारी करो, एक अच्छा सा नोट्स बनाओ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।